Hello aspirants, welcome to UPSC Prep World and welcome to Environmental and Ecology Series Lecture 3। हम लोग फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने देखा था कि इकोसिस्टम के दो फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सेकंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो फ्लो ऑफ एनर्जी में हमने देखा था ट्रॉफिक लेवल, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जैसे सन, न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक पूल, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स और उससे रिलेटेड PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा फूड चेन। तो ये फूड चेन क्या है? तो फूड चेन इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन टर्म्स ऑफ फीडिंग पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो तो ये बताता ही है और ये फीडिंग पैटर्न भी ऑर्गेनिजम्स का बताता है और ये बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉफिक लेवल में है। ये सीक्वेंस भी बता रहा है कि किस ट्रॉफिक लेवल पे आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म लाई करता है। जैसे कि हम फूड चेन का एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे जिसमें ये मेज़ है, ये मेज़ को लोकस्ट खा रहा है, उसके बाद लोकस्ट को लिजर्ड खा रही है और उसके बाद लिजर्ड को स्नेक खा रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेज़ जो है एक प्रोड्यूसर है, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है और यहाँ से इसको लोकस्ट जो है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, ये एक हर्बीवोर मान सकते हैं इसको। तो ये एक हर्बीवोर है और ये जो है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद इस लोकस्ट को लिजर्ड ने खाया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये कार्निवोर है और ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। और इसको ये एपेक्स प्रेडेटर भी बोल सकते हैं इस फूड चेन का, क्योंकि इस फूड चेन में इसको कोई खाने वाला इसके ऊपर नहीं है। और ये टर्शरी कंज्यूमर है, ये भी एक कार्निवोर है और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो है और फीडिंग पैटर्न भी ये बता रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से। तो और ट्रॉफिक लेवल भी बता रहा है और ये कौन किस पे फीड करता है इसको ग्राफिकली बता रहा है। तो ये होता है हमारा फूड चेन। अब फूड चेन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड डेट्रिटस फूड चेन। तो दोनों के बारे में जानते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है, इट स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड एंड्स विथ कंज्यूमर्स। तो जैसे हमने अभी पिछला एग्जांपल देखा था कि ये प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होता है, जो कि सन से एनर्जी लेके अपना फूड प्रोड्यूस खुद करते हैं और ये जो है उसको फिर सीक्वेंस में जैसे प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, फिर उसको टर्शरी कंज्यूमर खाएगा एंड सो ऑन। तो ये फाइनली जब भी ये फूड चेन कंप्लीट होता है, जैसे एपेक्स प्रेडेटर तक कंप्लीट होता है, तो यहाँ तक जो फूड चेन अगर हम देखते हैं तो उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है ग्रास को डियर खाता है और डियर को टाइगर खाता है। और ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एक एग्जांपल है जिसमें ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है और ये टाइगर जो है और डियर जो है कंज्यूमर है। उसी तरह एक्वाटिक में हम देखेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो प्रोड्यूसर है और फाइनली जू प्लैंक्टन्स उनको खाते हैं और उसके बाद फाइनली जो है फिश जू प्लैंक्टन्स खा के ये फूड चेन मान लीजिए कंप्लीट अगर होता है तो ये कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह एक्वाटिक में एक और एग्जांपल है, जैसे डायटम्स ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एल्गी के एक टाइप्स होते हैं, तो ये प्रोड्यूसर हैं। और उसको क्रस्टेशियंस
जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं आर्थ्रोपोडा, जैसे हमारे क्रैब और श्रिम्प्स, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। और उनको फिर हेरिंग्स फिश, छोटी फिश होती है, तो ये कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर से हमारा फूड चेन स्टार्ट हो रहा है और ए सीरीज ऑफ ट्रॉफिक लेवल जो चेंजेस होते हैं उसके बाद जो फाइनली कंज्यूमर पे ही आके ख़त्म हो रहा है, तो इस टाइप के फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ये जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था वो है। और डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? डेट्रिटस फूड चेन होता है, इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड एंड्स विथ डिकम्पोजर और कंज्यूमर। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे हो गया हमारा जो भी लीफ लिटर होता है या कुछ भी एनिमल प्लांट जो भी अगर डेड हो गए हैं, डीके हो रहे हैं, उनको अगर वहाँ से अगर हमारा फूड चेन को हम स्टार्ट करते हैं और या तो डिकम्पोजर पे या तो फिर कंज्यूमर पे अगर वो फूड चेन ख़त्म हो रहा होता है तो वो डेट्रिटस फूड चेन कहलाता है। जैसे ये हम अगर पहला एग्जांपल देखें तो लीफ लिटर, ये मान लीजिए आपका डिकेइंग प्लांट है या लीफ है, उस पे फंजाई उसको खा रही है और उसको फिर बैक्टीरिया खा रही है और ये यहाँ पे फूड चेन कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये डेड मैटर से स्टार्ट हुआ और ये डिकम्पोजर यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये एक तरह का डेट्रिटस फूड चेन का एग्जांपल है। और दूसरा ये डेड लॉग जो है उसको डिकम्पोजर, जैसे मशरूम है एक तरह का फंगस होता है ये भी, तो उसको फंगस ने डिकम्पोज किया, फिर मशरूम को डियर ने खाया, कंज्यूम किया और उसको फिर डियर को टाइगर ने खाया। तो ये डेड मैटर से स्टार्ट हो रहा है बट ये कंज्यूमर पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये डेड मैटर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको डेट्रिटस फूड चेन भी कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ये भी है कि डेड लीव्स को वुड लाउस ने खाया और फिर उसको ब्लैक बर्ड जो है ये एक चिड़िया ने खाया। तो ये भी एक डेड से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये कंज्यूमर पे ख़त्म हो रहा है। तो ये दो टाइप के फूड चेन होते हैं, एक ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्रिटस फूड चेन। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस फूड चेन और फूड वेब। ये फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है और किसका नेचर में रेलिवेंस होता है। तो फूड चेन हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन टर्म्स ऑफ फीडिंग पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन फूड वेब क्या होता है? तो फूड वेब इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो ऐसा तो आप एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है मेज, उसको लोकस्ट ने खाया, लोकस्ट को लिजार्ड ने खाया, लिजार्ड को स्नेक ने खाया। लेकिन जो हमारा नेचर में है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्नेक हमेशा सिर्फ लिजार्ड को ही खाती है और लिजार्ड सिर्फ लोकस्ट को ही खाती है। ऐसा कभी भी एक फूड चेन जो हम देखते हैं ये मतलब नेचर में पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक टाइप ही फीडिंग पैटर्न रहेगा। तो हम फूड वेब का जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें देखिए आपको ग्रास को माउस ने खाया, माउस को आपका फॉक्स भी खा सकती है, आउल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे फूड चेन का एक एमलगेशन होता है ये फूड वेब। इसीलिए इसको वेब कहा जाता है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप ये स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे ये ग्रीन प्लांट्स को रैबिट भी खाती है, माउस भी खा रहा है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है, उसके बाद फिर रैबिट को फॉक्स भी खा रही है, इनफैक्ट ये हॉक भी खाता है और अगर बड़ा स्नेक है तो स्नेक भी खाता है। फिर उसी तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये हॉक है वो हमेशा रैबिट ही खाएगा, तो ये इस माउस को भी खाता है, क्योंकि ये नेचर में जो है ये ऐसा जो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। नेचर में अवेलेबिलिटी पे फूड कंज्यूम किया जाता है। हॉक को ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं रहता है कि आज रैबिट है तो कल माउस खाऊंगा या ऐसा कुछ नहीं, या रैबिट खाऊंगा तो हमेशा रैबिट ही खाऊंगा, ऐसा वो उनका प्रेफरेंस नहीं होता है। नेचर में हमेशा ही उनको कंपटीशन करना पड़ता है और अपने आप को बचाते हुए जो फूड अवेलेबल है उसको भी, और इजीली से अवेलेबल है उसको भी उनको कंज्यूम करने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं
वो बहुत सारे फूड चेन का एक कॉम्प्लेक्स वेब होता है, उसको फूड वेब कहा जाता है। और फूड चेन देखिए, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। और फूड वेब जो होता है, इट इज़ बोथ यूनिडायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। इसका मतलब है यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल दोनों हो सकता है। देखिए एनर्जी फ्लो में आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रास है, वो उसको रैबिट भी खा रही है, माउस भी खा रहा है ग्रास, और ग्रास हॉपर भी खा रहा है। तो ये मल्टी डायरेक्शनली जो है ये एनर्जी उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही उसको खा रहा है और उसके बाद यूनिडायरेक्शनली चला जा रहा है। और इट इज़ फूड चेन देखिए, इट इज़ लीनियर एज वेल एज मोर थियोरेटिकल। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का फीडिंग पैटर्न को, एक ही मतलब ट्रॉफिक लेवल का फीडिंग पैटर्न को दिखा रहा है कि आपका मेज़ को लोकस्ट ने खाया या लिजर्ड ने फिर लोकस्ट को खाया, तो ये सिर्फ लीनियर होता है इसका। और जबकि फूड वेब जो होता है वो इट इज़ नॉन लीनियर एंड मोर रियलिस्टिक। इसका मतलब कि नेचर में जो है ज़्यादा जो हमारा क्लोजेस्ट जो फीडिंग पैटर्न और जो एनर्जी फ्लो को दर्शाता है वो हमारा फूड वेब है। और उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब पे बहुत ज़्यादा इनका फीडिंग पैटर्न डिपेंड करता है। और इसलिए ये नॉन लीनियर भी होता है, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि जो फॉक्स हो गया या हॉक हो गया या स्नेक हो गया, ये टाइप के प्रीडेटर्स जो हैं, ये नीचे जो इनके काफ़ी फूड प्रेफरेंसेस रहते हैं, जैसे रैबिट भी है, फ्रॉग भी है, माउस भी है, ग्रास हॉपर भी है, और ऊपर भी जैसे हॉक है, तो हॉक जो है वो स्नेक को भी खाता है। तो ऐसे काफ़ी कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आपको अवेलेबल मिलेंगे नेचर में। तो ये हो गया हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब हैविंग मोर नंबर ऑफ फूड चेन्स रिजल्ट इन मोर स्टेबिलिटी। तो आप नेचर में देखिएगा कि जितना कॉम्प्लेक्स फूड चेन होता जाएगा उतना उस इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फूड चेन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और ये काफ़ी लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स को सपोर्ट कर सकता है ये। और ऐसा भी नहीं है कि आप कितना भी आप कॉम्प्लेक्स फूड चेन कर दीजिए, आप इन्फिनिटी लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स पे नहीं जा सकते हैं। आपको ट्रॉपिक लेवल्स जैसे आप प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ज़्यादा से ज़्यादा उससे और एक लेवल आप ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूमर्स और उसके ऊपर और कंज्यूमर ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते हैं। तो नो डाउट आप स्टेबल इकोसिस्टम, आप कॉम्प्लेक्स अगर फूड चेन आपके मतलब फूड वेब है, मतलब बहुत सारे फूड चेन अवेलेबल हैं उसमें, तो सस्टेनेबल बहुत आसानी से वो हो सकता है, स्टेबल होगा। लेकिन आपका ट्रॉफिक लेवल इससे बढ़ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये एक लॉ ऑफ 10% है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसे लिंडमैन्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। इसके हिसाब से ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड टू अ गिवन ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगर हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो ओनली 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाती है। तो हम ये देखेंगे कि बाकी 90% जो ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी थी वो कहाँ गई। तो वो होते हैं लॉसेस, जैसे कि आपके रेस्पिरेशन लॉसेस, डाइजेशन लॉसेस, मेटाबॉलिज्म लॉसेस एंड वेस्ट, जो कि एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, उस टाइप के लॉसेस। तो जैसे हम ये इस ट्रॉफिक लेवल में देखेंगे, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इसमें अगर प्रोड्यूसर्स जो हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सन से एनर्जी लेके, मान लीजिए 1000 किलो जूल, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो हार्बीवोर है उन तक अगर इन्होंने 1000 किलो जूल को कंज्यूम किया है
तो ये सिर्फ 100 किलो जूल ही एनर्जी इनके पास पहुंचेगी, सिर्फ 10%। और हर्बीवोर को फिर जब कार्निवोर ने अगर 100 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम किया है तो फिर उन तक सिर्फ 10 किलो जूल ही पहुंचेगी। और इसी तरह कार्निवोर को भी अगर टॉप प्रीडेटर उसको उस पे फीड करता है ओनली, तो फिर उस तक सिर्फ 1 किलो जूल एनर्जी ही पहुंचेगी। इसलिए हमने देखा होगा कि बताते हैं कि जैसे 1 केजी ग्रेन के लिए आपको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है और कितने रिसोर्सेज लगते हैं, बी इट वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, और उसी 1 केजी मीट को बनाने के लिए कितने रिसोर्सेस लगते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि 1 केजी मीट को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगते हैं और 1 केजी ग्रेन को बनाने में कम रिसोर्सेस लगते हैं। तो ये भी एक तरह से लॉ ऑफ 10% का ही मैनिफेस्टेशन है। तो और ये एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, ये हमने हमेशा देखा है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिनमेंट्स लॉ, लॉ ऑफ 10%। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे PYQs। पहला, with reference to food chain in ecosystem, consider the following statements. A food chain illustrates the order in which the chain of organisms feed upon each other. Second, food chains are found within the population of a species. Third, food chain illustrates the number of each organisms that are eaten by others. इसका क्या आंसर होगा, गेस करिए। देखिए, फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। ये एकदम सही बात है क्योंकि ये फीडिंग पैटर्न ही दिखाता है। और सेकंड, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, ये एकदम गलत है। तो विद इन द पॉपुलेशन आपके स्पीसी में फूड चेन उसको नहीं दिखाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने विद इन द पॉपुलेशन में भी फीड करते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, और लेकिन वो फूड चेन उनको नहीं दिखाता है। और ये कैनिबलिज्म और ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फीडिंग इट्स ओन स्पीसी, ये ऐसे भी बहुत प्रिवेलेंट नहीं होता है, नॉट सो प्रिवेलेंट, और ये मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी नहीं होता है। ये मेनली कंपटीशन और एक तरह से जो भी अपने टेरिटोरियल जो कंपटीशन होता है उनके लिए ये किया जाता है, लेकिन ये फूड चेन कभी भी इसको नहीं दर्शाता है। और थर्ड, अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। ये भी गलत है क्योंकि फूड चेन सिर्फ एक पैटर्न और डायरेक्शन बताता है, ना कि नंबर्स। तो ये भी रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर ओनली 1 होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? First, the ocean as a carbon sink would be adversely affected. The food chains in the ocean would be adversely affected. The density of ocean would be drastically decreased. तो इसको 5 सेकेंड लीजिए, इसका देखिए क्या आंसर होगा। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है किसी भी फूड चेन में ये प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर है तो ये जो है एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है और सनलाइट के साथ मिल के ये कार्बोहाइड्रेट और वाटर बना रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो है एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है, इसलिए कार्बन सिंक का काम कर रहा है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दे रहा है इसको और स्टोर कर लेता है। तो द ओशियन एज ए कार्बन, अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स अगर नहीं रहेंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो द ओशियन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। एकदम सही बात है। सेकेंड, द फूड चेन्स इन द ओशियन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि
बहुत सारे फूड चेन जो होते हैं, जिससे ये प्रोड्यूसर है, तो फूड चेन्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स पे, ये इन पे फीडिंग करते हैं। अगर ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए तो जो फूड चेन है ड्रास्टिकली और एडवर्सली इफेक्ट होगा, ये फूड चेन सारे कोलैप्स कर जाएंगे, इसलिए ये भी एकदम सही है। द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, ये रॉन्ग है, क्योंकि जब CO2 वाटर में मिलता है और फाइटोप्लैंक्टन्स उसको स्टोर कर लेते हैं, तो ओशियन का जो डेंसिटी है वो जो है, वो जो फाइटोप्लैंक्टन जो है ओशियन का वाटर का जो, ये तो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ओशियन वाटर का जो डेंसिटी है वो ये डिफाइन नहीं करते हैं। ये ओशियन वाटर का डेंसिटी तो उसके सैलिनिटी और उसके जो खुद के कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसमें क्या क्या डिजॉल्व हैं, उस पर डिपेंड करता है, ये किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये गलत है। इसलिए हमारा आंसर होगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? इसमें डायटम्स, क्रस्टेशियंस और हेरिंग्स, ये 3 कंपोनेंट हैं, तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। देखिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ए। इसको आगे समझते हैं। हमारा ये एक एक्वाटिक फूड चेन है जिसमें डायटम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेनली एल्गे, जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। क्रस्टेशियंस मैंने पहले ही बताया था, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आर्थ्रोपॉड्स, इसमें क्रैब्स, श्रिम्प्स, कॉपेपॉड्स एटसेट्रा होते हैं, जो कि डायटम्स पे फीड करते हैं, तो ये भी कंज्यूमर हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। हेरिंग्स एक तरह की फिश होती है जो कि ये क्रस्टेशियंस पे फीड करती है, और ये बहुत बड़ी फिश नहीं होती है, छोटी साइज़ की फिश होती है, लेकिन ये क्रस्टेशियंस जो छोटे साइज़ के होते हैं उन पे फीड करती है, तो ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। और उसके बाद लार्ज फिशेस, ये टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं इसको, और इस फूड चेन में ये एपेक्स प्रेडेटर है। तो हम देखेंगे ये जो हमारा ऑप्शन ए है डायटम्स, उसको फिर क्रस्टेशियंस खाते हैं, उसको फिर हेरिंग्स खाते हैं, तो ये हमारा ए आंसर है। ये कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स: कोपेपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फोरामिनिफेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the above are primary producers in food chain of the ocean? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कोपेपॉड्स, हमने पहले भी देखा था कि कोपेपॉड्स जो होते हैं वो क्रस्टेशियंस होते हैं जो कि फीड करते हैं एल्गे पे, तो ये जो हैं ये कंज्यूमर्स हो गए। फीड ऑन, या कंज्यूमर्स हैं, तो ये तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर तो नहीं है। साइनोबैक्टीरिया हमने देखा था, ये प्रोड्यूसर्स है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू सनलाइट। डाइएटम्स जो हैं ये भी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ये एक तरह के एल्गे होते हैं, तो ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ये फोरामिनिफोरा एक टाइप के स्मॉल सेल्ड छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो इसलिए ये भी कंज्यूमर्स हैं, तो ये भी
रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 और 3 यानी कि बी। तो आगे हम फोरामिनीफेरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Foraminifera are single-celled organisms. They are characterized by streaming granular ecoplasm for catching food. They are heterotrophic organisms which consume smaller organisms and organic matter. तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं छोटे छोटे, और ये एक्चुअली इन सेल्स में रहते हैं। ये जो सेल्स आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, तो ये सेल्स में टाइनी टाइनी हंड्रेड्स ऑफ टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, और ये जो स्ट्रीमिंग ग्रैनुलर एक्टोप्लाज्म जो इनका होता है, ये क्या करते हैं, ये इसी शेल में रहते हैं और ये जो है अपना होल जो टाइनी टाइनी होल से ये बाहर निकलते हैं और फूड को गैदर करते हैं। तो ये हुआ फोरामिनीफेरा के बारे में। और एक और कॉन्सेप्ट है फिल्टर फीडर्स, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पे। तो फिल्टर फीडर क्या होता है, ये भी एक्वाटिक फूड चेन में मिलता है। तो फिल्टर फीडर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एक्वायर न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर फूड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, typically by having the water pass over or through a specialized filtering organ। तो फिल्टर फीडर्स क्या हैं, ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स या सस्पेंडेड ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो भी हैं, अगर ये वाटर में है तो ये पूरा वाटर को इंजेस्ट करते हैं, और इनका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिससे जब ये वाटर को बाहर निकालते हैं तो ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये इनके बॉडी में या माउथ में ही फंस जाते हैं और पानी तो बाहर निकल जाता है और बाद में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे फीड करते हैं। तो फिल्टर फीडर्स कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंडेंसिंग बायोमास and removing excess nutrients such as nitrogen, phosphate, etc. from local water bodies and are therefore considered water cleansing ecosystem engineers। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ये जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, या बायोमास ही एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है जो कि सस्पेंडेड है पानी में। ये जो फिल्टर फीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स को जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको ये इंजेस्ट करते हैं और पानी को तो बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन इनको फीड करते हैं और ये एक तरह से फिल्टरिंग का काम करते हैं, इसलिए इनको वाटर क्लीनिंग इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है। फिल्टर फीडर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बायो एक्यूमुलेशन एंड एज ए रिजल्ट एज आर इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। बायो एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। बायो एक्यूमुलेशन यही होता है कि न्यूट्रिएंट जो है वो अपने बॉडी में एक्यूमुलेट कर लेते हैं ये लोग, और इसलिए क्या है, ये इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स का जैसा भी काम करते हैं कि इनको हम अगर चेक करें तो हम इनके बॉडी के अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस इकोसिस्टम में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है। तो ये इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का भी काम करते हैं। और फिल्टर फीडिंग इज मोस्टली फाउंड इन स्मॉल टू मीडियम साइज्ड इनवर्टिब्रेट्स लाइक mollusks, crustaceans like brine shrimp, oysters. It can also be seen in few large vertebrates like flamingo, some ducks, sharks, baleen whales. तो स्मॉल एंड मीडियम इनवर्टिब्रेट्स में जैसे क्रस्टेशियंस हुए, ऑयस्टर्स हुए, ये सब फिल्टर फीडर्स हैं। ये क्या करते हैं, पानी को इनटेक करते हैं, वही सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रख लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं जो वाटर है। और लार्ज वर्टिब्रेट्स में जैसे शार्क, कुछ शार्क हो गई, या फ्लेमिंगो बर्ड जो है, या कुछ टाइप के डक्स है। आप डक्स को अभी फीडिंग पैटर्न देखिएगा, वो अपने जब चोंच से पानी को लेती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो फिल्टरिंग टाइप का कुछ मैकेनिज्म कर रही है, तो वो क्या कर रही होती है, उस समय पानी को अंदर ले रही होती है और धीरे धीरे वो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसके अपने जो चोंच होते हैं उनसे बार बार रिपीटेडली उसको वो आपस में वो लड़ाते रहती है ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स है वो उनके माउथ में ही रह जाए और पानी बाहर चला जाए। और बलीन वेल्स जो हैं, उनका एक बलीन जो है वो एक तरह का बोन होता है। तो ये जब
बहुत सारे पानी को इनटेक करते हैं और ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ये वेल्स जो है वो बहुत बड़े जानवर को नहीं खाती हैं। तो ये जो वेल्स होती हैं वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर लेती हैं और उसके अंदर जो क्रिल्स होती हैं, क्रिल्स एक तरह की छोटी फिश होती है, तो क्रिल्स होते हैं वो बहुत सारी मात्रा में पानी के साथ उसमें चली जाती है और बाद में ये क्या करते हैं, ये बलीन एक मेश टाइप का इनका बॉडी में स्ट्रक्चर्ड रहता है। तो ये जब पानी को बाहर करती हैं तो इस मेश में ये जो छोटे छोटे क्रिल्स है वो फंस जाती हैं और उसके बाद फिर ये उस पर फीड करती हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कुछ डक्स, फ्लेमिंगोस, बलीन वेल्स, शार्क, ये इस टाइप के जो हैं ये फिल्टर फीडर्स हैं। तो ये एक क्वेश्चन 2021 में ही आया था यूपीएससी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, कैटफिश एक तरह की फिश होती है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है, तो ये एक फिल्टर फीडर तो नहीं है। ऑक्टोपस भी, ये भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है, तो ये भी फिल्टर फीडर की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑयस्टर, ऑयस्टर एक जिसको हम सीपी बोलते हैं, ये एक तरह का फिल्टर फीडर होता है। इसमें वाटर का इंटेक होता है और वाटर आउट जाता है और जो ऑर्गेनिजम्स बीच में अगर रह गए तो वो उसको खा लेती है। इन द प्रोसेस अगर कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या एक छोटा मोटा पार्टिकल जो है वो अगर इधर इसके अंदर चला जाता है तो वो अंदर में कैल्सिफिकेशन होते होते ये एक पर्ल का रूप ले लेता है और ये काफ़ी महंगे होते हैं मार्केट में। तो ये ऑयस्टर ही हैं जो पर्ल भी प्रोड्यूस करते हैं। और पेलिकन, ये भी एक बर्ड है लेकिन ये फिश खाती है, फीड ऑन फिशेस। तो ये भी जो है ये फिल्टर फीडर नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। तो हमने ये देख लिया फिल्टर फीडर क्या होते हैं और उसमें डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल भी देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखेंगे। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड। थैंक यू।